आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आप सभी को राधे राधे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी 5th सेमेस्टर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के चैप्टर 10 को लास्ट यूनिट जो है, यह भी चैप्टर जो है मानचित्र प्रक्षेप निर्देशांक प्रणाली एवं डेटम, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप सभी इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप ना करिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप करते हैं तो आपसे एक नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो छूट जाएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके एग्ज़ाम्स के और क्वेश्चंस जो है वो आपके छूट सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप लास्ट तक ज़रूर देखिए टॉपिक्स में। और पूरे अगर यूनिट के चैप्टर्स देखने हैं इस कोर्स के, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषाएं तो क्या दे रखी हैं परिभाषाओं में। तो पहले हम देखेंगे कि मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा होता क्या है। तो इसके परिचय को देखेंगे तो गोलाकार पृथ्वी या किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने हेतु प्रकाश या ज्यामिति विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल अथवा भू ग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा प्रदान की जाती है। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ किसी पारदर्शी फिल्म अथवा कागज पर निर्मित आकृति को प्रकाश की मदद से दीवार या कपड़े के पर्दे पर दिखाना होता है। हालांकि सभी मानचित्र प्रक्षेप उपयुक्त विधि से नहीं बनते, लेकिन प्रक्षेप शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि ज्यामिति विधियों द्वारा बनाए गए पूर्ण रूप से संशोधित रेखा जालों को भी मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में मानचित्र प्रक्षेप को परिभाषित किया, किंतु सभी परिभाषाओं का अर्थ लगभग समान है। नीचे कुछ परिभाषाएं के अध्ययन है, यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। ठीक, तो परिभाषाओं के माध्यम से हम इस बात को और अधिक स्पष्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, क्योंकि यह जो वीडियो है आपको बुक के कंटेंट्स आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी को लोगों को बुक खरीदने के लिए उतना आप सभी अफोर्डेबल नहीं हो पाते हैं, बुक खरीद नहीं पाते हैं। तो आपको बुक के कंटेंट जो है मिल रहे हैं। बुक के कंटेंट से आपको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर और वेरी लॉन्ग टाइप आंसर जो है वह आप अपने इस कंटेंट से तैयार कर सकते हैं। और पूरे के पूरे टॉपिक वाइज आपको जो क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं वो लिखने का तरीका भी इसमें आप सभी को पता चल जाता है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषाएं क्या हैं, फिर मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों है, नीड फॉर मैप प्रोजेक्शन क्यों है, फिर मानचित्र प्रक्षेपों की विशेषताओं को पढ़ेंगे, फिर प्रक्षेपों के प्रकार पढ़ेंगे और प्रकार के बाद हम पढ़ेंगे इसमें मानचित्र प्रक्षेप के तत्व क्या हैं, फिर मानचित्र प्रक्षेप के तत्वों के साथ मानचित्र प्रक्षेप की अवधारणा, फिर पृथ्वी की आकृति कैसी है उसको देखेंगे पढ़ेंगे, फिर ग्लोब का मापन मेजरमेंट ऑफ ग्लोब कैसे करते हैं, फिर मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे निर्देशांक प्रणाली, फिर निर्देशांक प्रणाली में निर्देशांक प्रणाली के प्रकार को पढ़ेंगे। समतल मापन क्या होता है, प्लेनर मेजरमेंट क्या होता है उसे पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे निर्देशांक प्रणाली का निर्धारण कैसे करते हैं, फिर मानचित्र प्रक्षेप का चुनाव, चूजिंग अ मैप प्रोजेक्शन किस तरीके से करते हैं। फिर विश्व अनुप्रस्थ मर्केटर निर्देशांक प्रणाली, विश्व अनुप्रस्थ मतलब पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से हम अपने मैप पर प्रदर्शित करते हैं वह देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विश्व अनुप्रस्थ मर्केटर प्रणाली के प्रकार को देखेंगे। फिर देखेंगे विश्व अनुप्रस्थ मर्केटर की प्रक्षेप की विशेषताएं क्या हैं। फिर डेटम क्या है, व्हाट इज डेटम, डेटम क्या है, यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर प्रक्षेप एवं डेटम के माध्यम से अंतर को हम देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स जो है हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह था मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा देखेंगे। तो निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई हुई हैं, यहाँ पे कुछ भूगोलवेत्ताओं ने दी हुई हैं, तो एक दो देख लेते हैं। तो जॉन विगार्ड ने ग्लोब की अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को कागज पर दर्शाने की किसी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा है। फिर इरविन रेज के अनुसार अक्षांश वृत्तों एवं यामोत्तर का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहा जा सकता है। आगे देखते हैं अब मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो पृथ्वी की आकृति एक
लंबवृत्त परिक्रमण दीर्घवृत्तज है। ऑब्लेट एलिप्सॉइड ऑफ रेवोल्यूशन अथवा चपटे गुलाब ऑब्लेट स्फेयर की भांति है। ध्रुवीय भागों के कम चपटा होने के कारण, आगे देखते हैं फिर कारण पृथ्वी का ध्रुवीय अर्धव्यवसाय इसके विषुवतीय अर्धव्यवसाय से लगभग 21.5 किलोमीटर छोटा है, परंतु पृथ्वी के विशाल आकार के सामने यह अंतर इतना कम है कि सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पृथ्वी के चपटे गुलाफ रूप को लगभग गोलाकार मान लिया गया। पृथ्वी की इस आकृति का वास्तविक चित्रण मात्र ग्लोब के द्वारा ही संभव है, लेकिन मानचित्रों की अपेक्षा ग्लोब का उपयोग कम होता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। तो पहला कारण देखते हैं क्या बता रहा है। पहला कारण है ग्लोब के संपूर्ण भाग को एक दृष्टि में नहीं देखा जा सकता, अर्थात ग्लोब के धरातल का एक समय में आधे से भी कम भाग दिखाई देता है। दूसरा है ग्लोब का आकार बड़ा होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में समस्या होती है और इसे कागज पर मानचित्र की तरह मोड़कर रखना संभव नहीं होता है। तीसरा है ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य की दूरी मापना मुश्किल होता है। चौथा है पृथ्वी के किसी छोटे भाग को बृहत मापनी पर दिखाने के लिए ग्लोब के आकार में इतनी वृद्धि करनी होगी कि ग्लोब का कोई उपयोग ही असंभव हो जाएगा। पांचवा है मानचित्रों की अपेक्षा ग्लोब की रचना में धन अधिक व्यय होता है। तो यह था कि ग्लोब के अकॉर्डिंग हम मैप क्यों बेहतर होता है, मैप क्यों जरूरी है। तो आगे देखते हैं मानचित्र प्रक्षेपों की विशेषताएं। तो मानचित्र प्रक्षेप की विशेषता क्या है। आप चाहे पृथ्वी को एक वृत्त में माने अथवा दीर्घवृत्तज माने, इसको समतल सतह पर दिखाने के लिए एक त्रिविम धरातल को बदलना होता है। तो प्रायः इस रूपांतरण को गणितीय विधियों के उपयोग द्वारा किया जाता है, जिसको मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। तो यह इसकी विशेषता है। आगे इसको समझने का एक आसान तरीका है कि अगर किसी समतल सतह पर ग्लोब को प्रकाश के माध्यम से प्रक्षेपित करके देखा जाए तो किस तरह मानचित्र प्रक्षेप धरातलीय विशेषताओं में परिवर्तन करता है, इसी को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। मानचित्र प्रक्षेपों में निर्देशांकों का उपयोग होता है, जिन्हें प्रक्षेप सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। निम्नलिखित चित्र में यह बताया गया है कि किस तरह त्रिविम आकृतियों को समतल सतह पर संपीड़ित करके फिट किया जाता है। इस तरह अधिकांशतः पृथ्वी के धरातल को मूल मापक से कम पर दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं। तो यह इस तरीके से मानचित्र प्रक्षेप की विशेषता को यहाँ इस तरीके से बताया है। फिर अब यहाँ है यथाकृतिक प्रक्षेप, कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन। तो कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन क्या होता है देखते हैं। तो ये प्रक्षेप स्थानीय आकृति को सुरक्षित रखते हैं। ग्रिड जाल रेखाएं ग्लोब पर परस्पर लंबपर होती हैं। फिर आगे है धरातलीय संबंधों की व्याख्या करने में कोणों को सुरक्षित रखने हेतु यथाकृत प्रक्षेप पर रेखा जाल का मानचित्र में 90 डिग्री प्रतिच्छेदन पर होता है। इसका निष्पादन समस्त कोणों को सुरक्षित करके किया जाता है। इसमें चापों के बीच के कोण भी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं। फिर सेकंड है सम क्षेत्र प्रक्षेप, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तो इन प्रक्षेपों में दिखाई गई आकृतियों के क्षेत्रफल सुरक्षित रहते हैं। समक्षेत्र बनाए रखने हेतु आकृति, कोण, मापक अथवा इसमें शामिल विशेषताओं में विकार पैदा होते हैं। इस तरह इन प्रक्षेपों में याम्योत्तर व समानांतर आपस में समकोण पर नहीं काटती है। कुछ छोटे क्षेत्रों के बारे में यह जरूरी नहीं है कि आकृति विकृत होती है। इन प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी बड़ी व दूसरी दिशा में मापनी घटी होती है, जिसके परिणामतः मानचित्र में किसी प्रदेश का क्षेत्रफल शुद्ध हो तो रहता है, लेकिन आकृति में बदलाव होता जाता है। निम्नलिखित चित्र में हम समझाया गया है इस तरीके से। देखिए आपका यहाँ एक तरफ जो है मापनी वह छोटी है और दूसरी तरफ बड़ी है और बीच में मीडियम है। आगे देखते हैं समदूरस्थ प्रक्षेप। समदूरस्थ प्रक्षेप, इन प्रक्षेपों में निश्चित बिंदुओं के बीच दूरियां शुद्ध होती हैं। ऐसे किसी भी प्रक्षेप पर बने संपूर्ण मानचित्र में मापक शुद्ध नहीं होता है। प्रायः यह सिर्फ एक अथवा इससे अधिक रेखाओं पर किसी रेखा की दूरी करीब ग्लोब के ही बराबर होती है, चाहे वे बृहद अथवा लघुवृत्तीय व सीधी अथवा वक्राकार ही क्यों ना हो। ऐसी दूरियों को शुद्ध कहा जाता है। उदाहरण सिनोसाइल प्रक्षेप, जिसमें भूमध्य रेखा व समानांतर सारी रेखाओं पर दूरी शुद्ध होती है। चौथा है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ट्रू डायरेक्शन प्रोजेक्शन। किसी घुमावदार सतह जैसे पृथ्वी के दीर्घवृत्त में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को समतल सतह पर सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जो बृहद
वृत्त होते हैं। हाल ही में शुद्ध दिशा अथवा द्विगंश प्रक्षेप को बृहद वृत्त के लिए उपयोग किया गया, जिनका उद्देश्य मानचित्र के समस्त बिंदुओं पर दिशा को शुद्ध रखना था। आगे देखते हैं प्रक्षेपों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रक्षेपों के प्रकार क्या हैं? तो प्रक्षेप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला शंकु प्रक्षेप। तो शंकु प्रक्षेप को देखते हैं। शंकु प्रक्षेप क्या है? शंकु प्रक्षेप ग्लोब पर बने भूग्रिड को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करके तथा स्थानांतरण के बाद शंकु के कागज को समतल फैलाने के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में यह माना जाता है कि कागज का एक शंकु ग्लोब किसी चयनित अक्षांश वृत्त पर स्पर्श करता है और शंकु का शीर्ष ध्रुव के ऊपर की तरफ पृथ्वी के बढ़ाए गए ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु पर स्थित होता है। अन्य शब्दों में पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव व शंकु का शीर्ष तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। जिस अक्षांश पर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है उसे मानक अक्षांश कहा जाता है। तो शंकु प्रक्षेप के दो प्रकार होते हैं यहाँ पर। पहला प्रकार है सरल शंकु प्रक्षेप, जिसमें एक मानक अक्षांश होता है, और दूसरा है संशोधित शंकु प्रक्षेप, जिसमें मानक अक्षांश की संख्या एक से अधिक हो सकती है। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पर ये फिगर इसका दिया हुआ है। इस तरीके से देखिए शंकु प्रक्षेप बना हुआ है, और यह प्रक्षेप जो है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल जो आप सभी का प्रैक्टिकल 5 था, एलिमेंट्स ऑफ मैपिंग, उसमें आप सभी ने ये शंकु कैसे बनाया जाता है सीखा ही होगा और बनाया भी होगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आधे से ज़्यादा चीज़ें हैं वह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है प्रैक्टिकल में, तो वही चीज़ें यहाँ आपको जीआईएस में भी पढ़ना है। तो आगे देखते हैं बेलनाकार प्रक्षेप। आपने बेलनाकार प्रक्षेप भी बनाया होगा। तो बेलनाकार प्रक्षेप जो है कागज के खोखले बेलन की बाह्य सतह पर भूग्रिड प्रक्षेपित करने के बाद बेलन के कागज को समतल फैलाने से प्राप्त अक्षांश देशांतर रेखा जाल को बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। अब इसमें बेलनाकार प्रक्षेप की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं दी हुई हैं, पहला दूसरा तीसरा करके। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ विशेषताएं जो हैं यह निम्नलिखित हैं, जो कि आपको जरूरी है, जाननी जरूरी है कि बेलनाकार प्रक्षेप की विशेषता क्या है। यह आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं। अब है आगे नेक्स्ट है खमद्य प्रक्षेप। अब खमद्य प्रक्षेप क्या है? तो हमने अभी दो प्रक्षेप देख लिए, पहला शंकु प्रक्षेप, दूसरा बेलनाकार प्रक्षेप, अब तीसरा खमद्य प्रक्षेप है, और चौथा आपका रूढ़ प्रक्षेप है। तो आपका मानचित्र प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो खमद्य प्रक्षेप क्या होता है? तो ग्लोब को किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई किसी समतल पर परत या सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश देशांतर रेखा जाल को खमद्य प्रक्षेप कहते हैं। खमद्य प्रक्षेप का वह बिंदु जहां प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है उसे प्रक्षेप केंद्र कहते हैं। प्रक्षेप का तल भूमध्य रेखा, ध्रुव या इन दोनों के बीच किसी बिंदु पर ग्लोब को स्पर्श कर सकता है। इसी तरह नेत्र स्थान ग्लोब के केंद्र पर या ग्लोब के बाहर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में प्रक्षेप केंद्र, ग्लोब का केंद्र एवं नेत्र स्थान तीनों एक सरल रेखा में होते हैं और प्रक्षेपण तल इस सरल रेखा में समकोण बनाता हुआ ग्लोब को स्पर्श करता है। तो खमद्य प्रक्षेप के नेत्र स्थान, प्रकाश स्रोत व प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर बना हुआ दिख रहा है। खमद्य प्रक्षेप जो है आपने फर्स्ट ईयर में भी बनाया होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसकी विशेषताएं क्या दी हुई हैं। तो खमद्य प्रक्षेप केंद्र से होकर जाने वाली सभी बृहद वृत्त मानचित्र में सरल रेखाओं द्वारा दिखाए जाते हैं। अन्य शब्दों में मानचित्र में प्रक्षेप केंद्र से खींची गई हर सरल रेखा एक बृहद वृत्त होती है और इसके दिग्मान व दिगंत शुद्ध होते हैं। इन दिग्मानों को प्रक्षेप में केंद्रीय मध्यमान रेखा से माप सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट है, 2-3 करके दिए हैं, आप सभी ध्यान से देख लीजिए। अब आगे नेक्स्ट चौथा देखते हैं रूढ़ प्रक्षेप। तो रूढ़ प्रक्षेप क्या होता है? किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार छाटे गए सिद्धांत पर निर्मित प्रक्षेप को रूढ़ प्रक्षेप कहा जाता है। प्रक्षेप शब्द का जो अर्थ सामान्य रूप से लगाया जाता है वह इन प्रक्षेपों से व्यक्त नहीं होता है। रूढ़ प्रक्षेपों की आकृति इतनी संशोधित व रूढ़ होती है कि इन्हें प्रक्षेप के ऊपर लिखे गए किसी भी वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है। कुछ रूढ़ प्रक्षेप विशेष रूप में वे प्रक्षेप हैं जिन पर संपूर्ण संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है, वे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम आगे देखेंगे मानचित्र प्रक्षेप के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। पहला तत्व है पृथ्वी का छोटा रूप, दूसरा है अक्षांश के समानांतर पैरेलल टू लैटिट्यूड,
तीसरा है देशांतर के आमयोत्तर, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। आगे फोर्थ है ग्लोब के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोब। मानचित्र प्रक्षेप बनाने में ग्लोब की सतह के निम्नलिखित गुणों को कुछ विधियों के द्वारा संरक्षित रखा जाता है। तो पहली विधि है प्रदेश की प्रकृति, दूसरी है किसी क्षेत्र में दिए गए बिंदुओं के मध्य दूरी, तीसरा है प्रदेश के आकार तथा क्षेत्रफल के उचित माप, चौथा है प्रदेश के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा। अब आगे देखते हैं मानचित्र प्रक्षेप की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैप प्रोजेक्शन किस तरीके से आया। तो मानचित्र प्रक्षेप की अवधारणा त्रिविम धरातल को दो भीम सतह पर प्रक्षेपित कर प्रकट करना। इसको समझने की सबसे आसान विधि ग्लोब से होकर समतल सतह पर प्रकाश को प्रक्षेपित कर दृश्यकरण करना होता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सरफेस दिया हुआ है जो कि सोर्स ऑफ सरफेस। इस तरीके से मानचित्र प्रक्षेप की अवधारणा को हम लागू करते हैं। आगे देखते हैं मापक विकृति, मैप डिस्ट्रीब्यूशन। पृथ्वी के किसी हिस्से को बिना किसी विकार के कागज में प्रक्षेपित करना बहुत मुश्किल कार्य है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि मानचित्र पर किस तरह मापक में अंतर उत्पन्न होता है। इसे हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका मापक विकृति बनता है, स्कैंट मैप प्लेन और ट्रांजेंट मैप प्लेन। आगे हम देखेंगे पृथ्वी की आकृति, शेप ऑफ द अर्थ। अब पृथ्वी की आकृति को हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखते हैं पृथ्वी की आकृति का सही अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे भूगणित जियोलॉजी कहा जाता है। जिसमें पृथ्वी के आकृति का अध्ययन किया जाता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। तो पृथ्वी की शुद्ध आकृति व आकार को दर्शाने की कला को भूगणित या जियोलॉजी कहा जाता है। शोइंग द करेक्ट शेप एंड साइंस ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पर पृथ्वी की आकृति संबंधित पारिभाषिक शब्दों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला है पृथ्वी का प्राकृतिक धरातल। तो पृथ्वी का प्राकृतिक धरातल क्या है। पृथ्वी का प्राकृतिक धरातल अत्यंत विषम या टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए यह परिकलन के योग्य नहीं है। इसे निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। इस तरीके से देखिए, पहला है पृथ्वी की आकृति पहले ऐसे बताई गई है, फिर उसके बाद है दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त क्या है इसमें। तो पृथ्वी के प्राकृतिक विषम धरातल को अलग अलग गणितीय विधियों के माध्यम से परिकलन के निकट लाया जाता है। इसके वक्रों को कुछ कम करके एक नई आकृति बनाई जाती है जिसे दीर्घवृत्त कहा जाता है। भारत में इसको स्पैड कहा जाता है। अन्य शब्दों में क्षैतिज नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले समुद्री सतह को दीर्घवृत्त कहा जाता है। आगे देखते हैं ज्योड। अब ये ज्योड है, पृथ्वी की आकृति में ज्योड क्या है। यह पृथ्वी के औसत समुद्र तल पर संभावित सतह है। यह सामान्यतः निष्कोण व अनवरत होती है, किंतु पूर्णतः ज्यामिति नहीं होती है। यह धरातल समस्त बिंदुओं पर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र की दिशा में सही लंब दिशा में होता है। तो ज्योइड जो है इस तरीके से बनाया जाता है। आप सभी बना भी सकते हैं अपने आंसर लिखते समय। आगे देखते हैं ज्योड तथा दीर्घवृत्त क्या है, एक साथ देखेंगे हम। तो कभी कभी पृथ्वी को गणितीय गणनाओं को आसान बनाने हेतु गोलाकार बनाया जाता है, जबकि यह दीर्घवृत्त होती है। इसका अर्ध व्यास 63,70,977 मीटर है। सामान्यतः लघु चित्रों जो कि एक संबंधे 50 लाख से कम मापक पर बनते हैं के लिए पृथ्वी को गोलाकार माना जाता है। दीर्घ मापकों पर शुद्धता को बनाए रखने हेतु पृथ्वी को अनावश्यक रूप से दीर्घवृत्त कहा जाता है। आगे है दीर्घवृत्त। किसी वृत्तीय आकृति के समान ज्यामितीय आकृति को दीर्घवृत्त कहा जाता है। क्योंकि दीर्घवृत्त वृत्त पर आधारित होते हैं, इसलिए दीर्घवृत्त भी दीर्घवृत्त पर आधारित होते हैं। तो दीर्घवृत्त की आकृति को दो भी भिन्न भिन्न व्यास के माध्यम से बताया गया है। दीर्घवृत्त अक्ष में मुख्य अक्ष कहा जाता है और लघु अक्ष को लघु अक्ष कहा जाता है। प्रत्येक के अर्ध मुख्य अक्ष के अर्ध मुख्य अक्ष और लघु अक्ष को अर्ध लघु अक्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये पृथ्वी के प्रमुख अक्ष जो हैं इस तरीके से बने हुए हैं। आगे पृथ्वी के प्रमुख अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष जो मेजर एक्सिस होता है उसका मान दिया है, फिर लघु अक्ष माइनर एक्सिस जो है उसका मान दिया है, फिर है आगे समतल अनुपात जो है एफ फ्लैटिंग रेशियो जो है यदि इतना होता है। आगे देखते हैं किसी भी दीर्घवृत्त को ऐसे स्पष्ट किया जाता है कि फोकल दूरी को ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे दीर्घवृत्त के समस्त बिंदुओं पर दूरी जो है F1 P2 F2 स्थिर कांस्टेंट रहती है, जबकि E बराबर जो है 0 होता है। आगे देखते हैं अक्ष का मापन इस तरीके से होता है।
ठीक है। यहाँ पे मापन करने के तरीकों को बताया। तो द्विवृत्ताकार के मान का प्रसार 0 व 1 के बीच होना चाहिए। शून्य वर्गाकार का तात्पर्य है दोनों ही समान अक्ष है, जो कि किसी वृत्त का परिणाम है। आगे देखते हैं, ये स्पेयर जो है, स्पेयर और स्पायर्ड जो है दीर्घवृत्ताकार और गोलाकार दोनों में क्या है, अंतर पाया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ अंतर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, पृथ्वी के अक्ष इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है। दीर्घवृत्ताकार के प्रकार यहाँ पे दिया है। तो पृथ्वी की धरातलीय आकृतियों, उनकी विशेषताओं को अच्छी तरह समझने हेतु पृथ्वी का अनेक बार सर्वेक्षण हो चुका है। इन सर्वेक्षणों के लिए अनेक दीर्घवृत्तों का वर्णन किया गया है। अर्ध प्रमुख व अर्ध लघु कक्ष जो एक भौगोलिक क्षेत्र हेतु सही फिट होते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि वही दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के लिए भी फिट हो जाएं। क्लार्क ने सन 1886 में उत्तरी अमेरिका के लिए सर्वमान्य दीर्घवृत्त का उपयोग किया, जो यहाँ के समुद्र सतह को वर्णित करती है। इसको कभी कभी उत्तरी अमेरिका डाटम 1927 भी कहा जाता है। इस दीर्घवृत्त का अर्ध मुख्य अक्ष 63,78,206.4 मीटर एवं अर्ध लघु अक्ष का 63,56,583.8 मीटर की गणना की गई है। आगे हम देखेंगे ग्लोब का मापन किस तरीके से होता है। तो हालांकि ग्लोब के धरातल पर उचित बसाव स्थिति के प्रयोग के लिए अक्षांश व देशांतर डिग्रियों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन पृथ्वी को मापने के लिए ये सर्वमान्य इकाइयाँ नहीं हैं। तो आगे हम इसमें देखेंगे ग्लोब को इस तरीके से दर्शाया जाता है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड और ग्रेटिकुलर नेटवर्क। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बताया था। अब देखेंगे मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। तो मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में कुछ आधार दिए गए हैं। तो पहला है बनाने की तकनीक, मानचित्र बनाने की तकनीक को ध्यान में रखना चाहिए। फिर दूसरा है विकासनीय पृष्ठ में ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे, यह पृथ्वी है, पृथ्वी का घटना, फिर ग्लोब, फिर समतल, कैसे समतल किया गया ग्लोब है। पहले ये पृथ्वी थी, पृथ्वी को ग्लोब में किया गया, फिर ग्लोब को इस तरीके से समतल किया गया, फिर इसमें रिक्त स्थान दिए गए। तो ग्लोब से समतल सतह पर परिवर्तन क्षेत्रफल, आकार व दिशा में विकृति उत्पन्न करता है। फिर इसको इस तरीके से यहाँ पर मानक रेखा के अनुसार जो है खमद्य प्रक्षेप बनाया गया। फिर है तीसरा भूमंडलीय गुण। तो भूमंडलीय गुण को देखते हैं यहाँ पे, जियो स्फेरिकल प्रॉपर्टीज। फिर है यथाकृतिक प्रक्षेप, वह है जिसमें कई क्षेत्रों की आकृति को सही से बनाया जाता है। इसमें क्षेत्रफल की शुद्धता का ध्यान रखे बिना आकृति को यथावत बनाए रखा जाता है। द्विकक्षीय प्रक्षेप वह है जिसमें केंद्र से समस्त बिंदुओं की दिशा को सही से दिखाया जाता है। आगे चलते हैं, प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। फिर है मानचित्र प्रक्षेप समीकरण, यहाँ पे यह समीकरण याद रखना जरूरी है। फिर आगे हम देखेंगे निर्देशांक प्रणाली। तो निर्देशांक प्रणाली क्या है? तो भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली एक तरह की निर्देशांक प्रणाली होती है जिसके माध्यम से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति 3 निर्देशांकों के द्वारा निश्चित की जा सकती है। ये गोलाकार निर्देशांक प्रणाली के द्वारा दिए जाते हैं। पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है, अपितु यह एक अनियमित आकार की है जो एक दीर्घवृत्त आकार बनाती है। इसके लिए ऐसी निर्देशांक प्रणाली बनाना जो पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक बिंदु के लिए अंकों के अद्वितीय मेल में से बनने वाला स्पष्ट निर्देशांक व्यक्त करने स्वयं में एक चुनौती था। तो अब अक्षांश क्या है? तो लैटिट्यूड अथवा फाई। तो पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु से भूमध्य समतल तक बना हुआ कोण जिसे ग्लोब के केंद्र पर नापते हैं, समान अक्षांश बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशी रेखाएं इस प्रक्षेप में सीधी व क्षैतिज दिखाई देती है, लेकिन वे अलग अर्धव्यासों वाली और वृत्तीय होती है। एक अक्षांश पर स्थित सारे स्थान एक साथ जुड़कर अक्षांश का वृत्त तैयार करते हैं। ये सारे वृत्त भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। इसमें भौगोलिक उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर कोण पर तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण कोण पर रहता है। शून्य अक्ष अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये ग्लोब को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। आगे देखते हैं देशांतर क्या है। तो देशांतर जो है दोनों भौगोलिक ध्रुवों के मध्य खींची हुई काल्पनिक मध्याह्न रेखा का संदर्भ देशांतर से
पूर्व अथवा पश्चिमी में बना हुआ कोण होता है और जो मध्याह्न रेखा जिस स्थान पर से गुजरती है उसका कोणीय मान उस स्थान का देशांतर होता है। समस्त देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है, ये समांतर नहीं होती है। ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर सम्मिलित होकर मिल जाती हैं। अब आगे देखेंगे, पृथ्वी के ऊपर भीतर अथवा ऊंचाई पर स्थित किसी स्थलाकृति आकृति को पूर्ण रूप से बताने के लिए इसके केंद्र अथवा सतह से उस बिंदु की लंबवत ऊंचाई भी बतानी होती है। इसकी सतह में अनियमितता होने के कारण ये ऊंचाई उस बिंदु के नीचे स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है। अब समतल मापन देखते हैं। आगे समतल मापन क्या है? नेक्स्ट है समतल मापन। गोलाकार आकृति के निर्देशांक का मापन किया जाना बहुत जटिल होता है। यहाँ स्पष्ट है कि भौगोलिक आंकड़ों को समतल निर्देशांक पद्धति पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो इस तरीके से समतल मापन का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे हम, पृथ्वी से ग्लोब से मानचित्र किस तरीके से बना। तो पृथ्वी बना, फिर ग्लोब बना, फिर यह मानचित्र इस तरीके से बना। तो मानचित्र मापक का स्केल क्या है? तो प्रदर्शक भिन्न बराबर ग्लोब की दूरी बटे पृथ्वी की दूरी इस तरीके से दर्शाई जाती है। फिर आगे है मानचित्र प्रक्षेप, मैप प्रोजेक्शन, मापन कारक स्केल फैक्टर को मानचित्र की दूरी फिर बटे पृथ्वी की दूरी को इस तरीके से इस सूत्र से हम दर्शाते हैं। अब मानचित्र प्रक्षेपों की समस्याएं यहाँ देखेंगे, तो कुछ समस्याएं यहाँ दी हुई हैं, आपसे पढ़ लीजिए। फिर आगे देखते हैं निर्देशांक प्रणाली के प्रकार। तो निर्देशांक प्रणाली के कुछ प्रकार यहाँ निम्नलिखित प्रकार दिए हैं। तो पहला है विश्व स्तरीय कार्टेशियन निर्देशांक, दूसरा है भौगोलिक निर्देशांक, तीसरा है प्रक्षेपित निर्देशांक। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला कार्टेशियन निर्देशांक में क्या आता है, उसके बाद फिर दूसरा है भौगोलिक निर्देशांक, फिर तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर यह इस तरीके से बने हुए मैप है भौगोलिक निर्देशांक और कार्टेशियन निर्देशांक के अनुसार। फिर उसके बाद अक्षांश का मापन। अब हम आगे देखेंगे निर्देशांक प्रणाली का निर्धारण। निर्देशांक प्रणाली का निर्धारण कैसे होता है? तो धरातलीय विश्लेषण हेतु विभिन्न प्रकार के आंकड़े आधार उपयोग किए जाते हैं। इनके समस्त भाग एक सामान्य निर्देशांक प्रणाली पर पंजीकृत होने पर महत्वपूर्ण होते हैं। हमें आंकड़ों को आंकड़ा आधार में निर्धारित करने से पहले निश्चित निर्देशांक प्रणाली का चयन करना होता है। अब आगे हम देखेंगे मानचित्र प्रक्षेप का चुनाव। तो मानचित्र प्रक्षेप का चुनाव जो है निम्नलिखित बिंदुओं से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे संपूर्ण संचार में सम आकृतिक मर्करेट तिर्यक मर्करेटर अनुप्रस्थ मैप द्वारा हम दर्शाते हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पे ये सभी जो है यह मानचित्र बताने वाली चीज़ें हैं, जिसे आप सभी ध्यान से देख लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। फिर सातवां है समस्त दिशाओं में समविस्तृत रूप। इस तरीके से हम निर्देशांक प्रणाली को देख सकते हैं। यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, एक एक करके यह मर्करेटर प्रक्षेप है। अब हमें डिजिटाइल करने के कदम, स्टेप ऑफ डिजिटाइलेशन। तो बिंदुओं का निर्धारण करेंगे, क्षेत्र को डिजिटाइलेशन करेंगे। तो इसमें हम कुछ जीआईएस कार्यों का संचालन भी करेंगे। हम समर्थित मानचित्र प्रक्षेप भी जीआईएस वातावरण में 46 मानचित्र प्रक्षेपों उपयोग के लिए विद्यमान है। इनका उपयोग आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में होता है। अब हम आगे विश्व अनुप्रस्थ मर्करेटर निर्देशांक प्रणाली को देखेंगे यहाँ पर, जो कि यह प्रक्षेप विधि द्वारा बनाई गई है। फिर आगे विश्व अनुप्रस्थ मर्करेटर प्रणाली के प्रकार, यहाँ पे प्रकार देखेंगे। तो पहला प्रकार है असैनिक ग्रिड निर्देशांक प्रणाली, फिर दूसरा है सैनिक ग्रिड निर्देशांक प्रणाली। इस तरीके से यहाँ यह बनेगा। फिर हम आगे देखेंगे विश्व अनुप्रस्थ मर्करेटर प्रक्षेप की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता हम देखेंगे आकृति, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा दिशा, चौथा दूरी। इनके अनुसार हम मर्करेटर अनुप्रस्थ प्रक्षेप की विशेषताओं को बता सकते हैं। आगे है विश्व अनुप्रस्थ मर्करेटर प्रक्षेप के अनुप्रयोग। इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसके निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्लार्क 1866 गुलाब का उपयोग विश्व अनुप्रस्थ मर्करेटर प्रक्षेप में सफलतापूर्वक होता है।
फिर दूसरा है संपूर्ण विश्व में किसी भी प्रदेश के माध्यम मापक पर मानचित्र को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर तीसरा है इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थलाकृत चतुष्कोणीय के लिए 1/1,00,000 मापक पर होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे डेटम क्या है। तो डेटम क्या है, तो व्हाट इज डेटम। तो पृथ्वी एक चपटे व गोलाकार आकार की है। इस आकृति को दीर्घवृत्त कहा जाता है। डेटम पृथ्वी का एक मॉडल है जिसका मानचित्र में प्रयोग होता है। डेटम में संख्याओं की एक श्रृंखला होती है जो दीर्घवृत्ताकार व आकार तथा अंतरिक्ष में इसके अभिविन्यास को परिभाषित करती है। तो पृथ्वी के वास्तविक यानी यथार्थ आकार को सही से फिट करने के लिए डेटम का चयन किया जाता है। तो डेटम क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको डेटम पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ उदाहरण है कि जियोडेटिक 1949 डेटम है जिसका प्रयोग न्यूजीलैंड में हुआ था। आगे देखते हैं, प्रक्षेप एवं डेटम में के बीच अंतर क्या होता है। तो यह अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो भूगोल में डेटम क्या है और प्रक्षेप में अंतर क्या है, यह देखेंगे। तो प्रक्षेप भूगोल एवं मानचित्र के बारे में शब्द प्रक्षेप व डेटम पृथ्वी की सतह का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग की जाने वाली निर्देशांक प्रणाली के कई पक्षों को बताते हैं। प्रक्षेप एक समतल मानचित्र पर पृथ्वी की घुमावदार सतह को दिखाने की एक गणितीय विधि है। कई मानचित्र प्रक्षेप हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी शक्ति व सीमाएं हैं। कुछ साधारण मानचित्र प्रक्षेपों में मर्करेटर प्रक्षेप व रॉबिन्सन प्रक्षेप सम्मिलित हैं। दूसरी तरफ डेटम एक संदर्भ फ्रेम अथवा मापदंडों का सेट है जिसका प्रयोग मानचित्र प्रक्षेप के निर्देशांक को परिभाषित करने हेतु किया जाता है। एक डेटम में एक मूल बिंदु, अभिविन्यास मापदंडों का एक सेट तथा स्केल कारकों का एक सेट होता है। डेटम का चयन मानचित्र की उपयुक्तता व परिशुद्धता को प्रभावित कर सकता है क्योंकि भिन्न भिन्न डेटम के फलस्वरूप मानचित्र के निर्देशांक में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। आगे हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सभी को के एग्ज़ाम में जो एक्सरसाइज में है इसके अनुसार आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप सभी ज़रूर क्वेश्चन पूछें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आप तक पहुंचा सकूं। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। यहाँ पर पहले ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं, देखने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर लास्ट 12 चैप्टर नंबर 11 है कि 11 लास्ट चैप्टर है जिसे हम देखेंगे। और इन सभी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 देखेंगे भू संदर्भ प्रणाली, परिचय, उद्देश्य, उपागम एवं प्रक्रिया। इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि वीडियो को अपलोड करते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।